इस वीडियो में 5 सवाल है, 5 बर्निंग क्वेश्चंस है जिनके जवाब अगर विवेक सर दे पाए तो विवेक सर जीत जाएंगे और संदीप सर को हार माननी पड़ेगी। आपको तो पता ही होगा कि भारत के सबसे बड़े 2 यूट्यूबर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं। 2 यूट्यूबर्स जिनको कुल मिला के उनके 5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने अपने अपने फील्ड्स में कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का इंटेंशन किसी को भी डिफेम करना है ही नहीं, सिर्फ कुछ सवाल पूछना है। सवाल काफी सिंपल है और उन सवालों के जवाब देना भी सिंपल ही होना चाहिए। इस वीडियो में मैं किसी के भी फोटोज, किसी के भी वीडियोस, किसी के भी क्लिपिंग्स यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी को वो लूप होल नहीं देना चाहता कि उसका इस्तेमाल करके कॉपीराइट स्ट्राइक दे दे या फिर मुझे धमकाए। तो ये बात सीधा हार्ट टू हार्ट होने वाली है। तो अगर आप एक ऑनेस्ट और पावरफुल बात सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कुछ दिनों पहले संदीप सर के शो में 2 यंगस्टर्स खड़े हुए और उन्होंने भारत में होने वाले स्कैम बिजनेसेस के बारे में कुछ सवाल पूछे। इस पूरे वीडियो में किसी का भी नाम नहीं लिया गया था, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन था, जो वर्णन था, उससे काफी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वो किन के बारे में बात कर रहे हैं। और जिन्हें क्लियर नहीं हुआ था उन्हें आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो ही गया। अगर आप इस सिलसिले की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना चाहते हैं तो कोई और वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मुझे एक कदम आगे जाना है। कौन सही कौन गलत ये पूछने से पहले सही सवाल पूछना इंपॉर्टेंट है, जिनके जवाबों में ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सही कौन गलत। अगर संदीप सर ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी मुलाकात कभी विवेक सर से होती है तो उन्हें ये सवाल जरूर पूछिए। पहला सवाल, प्रोडक्ट क्या है? सिंपल बात है, अगर प्रोडक्ट में जरा भी दम है तो ये स्कैम नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट सिर्फ एक सपना है, तो ये स्कैम जरूर है। स्कैम सिर्फ पैसा लेकर भागना नहीं होता, गलत चीजें बताकर गलत चीजें बेचना भी स्कैम होता है। लोगों को एक ट्रैप में फंसाना एक स्कैम होता है। मानते हैं कि विवेक जी की कंपनी 500 करोड़ की है। क्या ये इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ कोर्सेस और सेमिनार्स बेचती है? What do you sell? प्रोडक्ट क्या है? सागर सिन्हा नाम के एक YouTube चैनल पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड हुआ। वहां पर अराउंड 23 मिनट्स और 50 सेकंड के मार्क पर विवेक जी कहते हैं कि ट्रेनर जो है वो प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं, यानी कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट क्या है? बिस्किट है, सोना है, चांदी है, क्या है? सोचिए, अगर एक दिन एक बंदा आपके घर आता है, आपको उसकी रोलेक्स की घड़ी दिखाता है, पूछता है आपको कि क्या आपको ये घड़ी खरीदनी है? मुझे सिर्फ 10,000 रुपए में बेचनी है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी घड़ियां हैं, मैं इस घड़ी से बोर हो गया हूं, लेकिन एक ही कंडीशन है कि आज ही खरीदनी पड़ेगी। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि 10,000 में रोलेक्स की घड़ी मिल रही है तो ले ही लेते हैं। 2-3 दिन बाद आपको पता चलता है कि ये रोलेक्स की घड़ी फेक थी। आप उसे ढूंढते हैं, उसके पास जाते हैं, उसका गला पकड़ते हैं, तो वो आपसे उल्टा कहता है कि हाँ, माना कि पिछली वाली घड़ी फेक थी, लेकिन मेरे पास ये जो घड़ी है वो रियल रोलेक्स की घड़ी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये घड़ी मैंने कैसे खरीदी तो मेरे साथ चलिए। फिर वो आपको एक सेमिनार में लेके जाता है। उस सेमिनार में आपको सिखाते हैं कि लोगों को फेक रोलेक्स की घड़ियां बेचकर कैसे पैसे कमाए जाते हैं। ये सारा एक स्कैम है। और ये हम पकड़े कैसे? कंपनी का पैसा कहां से आता है ये समझकर। अगर कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बेचती है तो उनका ज्यादातर पैसा वो प्रोडक्ट बेचकर आना चाहिए, ना कि मार्केटिंग एक्टिविटीज से। इन सेमिनार से, इन कोर्सेज से आने वाला पैसा एक छोटा हिस्सा होना चाहिए। क्या कंपनी का पैसा प्रोडक्ट बेचकर आ रहा है या लोगों को जोड़कर? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा सवाल, बिलियनर्स कौन है? उसी वीडियो में अराउंड 11:50 कुछ टाइम स्टैम्प है जहां विवेक जी कहते हैं कि उनके प्रोग्राम में बिलियनर्स आते हैं। बिलियनर्स विथ अ बी। यस, मैंने ये वीडियो, एक पूरे घंटे का वीडियो मैंने 3-4 बार देखा और कंफर्म किया उन्होंने बिलियनर कहा है। तो मैंने सोचा कि भारत में इन टोटल कितने बिलियनर्स हैं? मनीव्यू से 5 लाख तक का लोन पाओ मिनटों में, और जो मने कल किया तो फिर मुझे पता चला कि टोटल नंबर कुछ 169 है। और ये सारे जो चेहरे हैं ये काफी वेल रिकॉग्नाइज्ड चेहरे हैं। तो मैं विवेक सर से एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके सेमिनार्स में जो सो कॉल्ड बिलियनर्स आकर सिखाते हैं वो इनमें से कौन है? गौतम अडानी है, मुकेश अंबानी है, बिरला है, कौन है? एक सिंपल सा फैक्चुअल सवाल है जिसका अगर जवाब मुझे मिल जाता है तो फिर मैं कह दूंगा कि ये स्कैम नहीं है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बिलियनर कौन है लिख दीजिए। तीसरा सवाल, ये MLM है या नहीं? विवेक जी कहते हैं कि उनका बिजनेस MLM या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लेवल्स नहीं है, सिर्फ एक ही कनेक्शन है ब्रांच का, उनके अफिलिएट से जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन। MLM में कई लेवल्स होते हैं और यहाँ पे अलग अलग लेवल्स नहीं है, एक ही लेवल है।
चलो मान लेते हैं कि कोई लेवल्स नहीं है, इसीलिए ये पिरामिड स्कीम नहीं है। लेकिन इसी इंटरव्यू में 14 मिनट 33 सेकंड के मार्क पर वो कहते हैं कि अफिलिएट का कोई बॉस होता है, कोई ट्रेनर होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई सेल्स हेड होता है, कोई रीजनल हेड होता है, कोई हेड ऑफिस होता है, चैनल पार्टनर होता है, रीजनल ऑफिस होता है। तो ये सारी चीजें क्या है? क्या यही पिरामिड के अलग अलग लेवल्स नहीं? चौथा सवाल, इंसेंटिव की जरूरत क्यों? विवेक जी ने बाद में जाकर खुद एडमिट किया कि मई के महीनों में कुछ मिस सेलिंग हुई थी। वो खुद कहते हैं कि 15-20 दिनों की ट्रेनिंग होती है जो भी नया ज्वाइनी होता है उसकी। तो क्या इस पूरे ट्रेनिंग में मिस सेलिंग को रोकने के लिए कोई मॉड्यूल नहीं? उन्होंने खुद कहा है कि उनके टोटल 730 रूल्स हैं। क्या मैं ये रूल्स देख सकता हूँ कि ये रूल्स कैसे दिखते हैं? अगर आप ताज के होटल में जाते हैं और वहां की रिसेप्शनिस्ट आपसे गलत व्यवहार करती है तो ये टाटा की गलती नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट की गलती जरूर है, सिस्टम की गलती जरूर है, और ये सिस्टम बदलने की जरूरत है। उसमें सिर्फ उस रिसेप्शनिस्ट को फायर करना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर एक रिसेप्शनिस्ट रूडली बात करती है और कस्टमर कंप्लेन करता है, इसका मतलब ये है कि 100 अलग अलग रिसेप्शनिस्ट ने गलत बात की होगी, सिर्फ उस कस्टमर ने कंप्लेंट नहीं की है। गलती सिर्फ इंसान की नहीं, गलती सिस्टम की है, तो उसकी पनिशमेंट सिर्फ इंसान को नहीं दे सकते, सिस्टम को भी देनी होगी। चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट विवेक सर को देते हैं, मानते हैं कि मिस सेलिंग जानबूझकर नहीं गलती से हुई थी। तो ये ऐसी मिस्टेक होती कब है? जब कोई इंसेंटिव जुड़ा हो। तो जहां इंसेंटिव है वहां झूठ है, और जहां झूठ है वहां पॉन्जी स्कीम हो सकती है। इंश्योरेंस एजेंट्स जो होते हैं वो आपके घर पर आते हैं और आपको पॉलिसी चिपका कर जाते हैं। वो कभी भी आपके भलाई के बारे में नहीं सोचते। कि आपको पता है कि आपका पहला पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है उसका अप टू 50% सिर्फ उनको कमीशन के तौर पर मिल सकता है, इसीलिए उनकी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ उस कमीशन की ओर रहती है। हाँ, आपको भी किसी ना किसी ने ऐसी गलत सलत पॉलिसी जरूर चिपकाई होगी, बट दैट डजंट मीन कि पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक स्कैम है। IRDA को पता है कि ऐसी प्रैक्टिसेस इंश्योरेंस में हो रही हैं, लेकिन वो उन्हें अलाउ करते हैं। ये पूरा एक अलग मुद्दा है जिसके बारे में हम आने वाले टाइम पर वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर गौर हमें कमीशन वाले फैक्टर पर करना है कि जब कमीशन होता है तो टारगेट्स होते हैं, और ये टारगेट्स अचीव करने के लिए झूठ बोला जाता है। ये काफी अनएथिकल है। मुझे बिजनेस के बारे में घंटा कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर मैं खुद का 500 करोड़ का बिजनेस करता तो एक बात जरूर करता, अगर मेरा बिजनेस जेन्युइन होता, अगर मेरा प्रोडक्ट जेन्युइन होता, तो फिर मैं लोगों को सैलरी के तौर पर रखता। वो सैलरी अच्छी खासी देता कि महीने के 1 लाख रुपए, लेकिन जो भी होता वो फिक्स्ड होता। अगर उन्हें परफॉर्मेंस के बेस्ड पर इंसेंटिव देना है तो वो छोटा सा इंसेंटिव होता, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे। लेकिन अगर मेरे प्रोडक्ट में दम नहीं है तो मैं उनकी सैलरी 10,000 रुपए, 20,000 रुपए देता और उनका इंसेंटिव 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए रखता, ताकि उनका मोटिवेशन हद से हाई हो, ताकि वो और झूठ बोले, किसी ना किसी तरीके से बस मेरे लिए बिजनेस लाए। 5वां और आखिरी सवाल, पर्सनल अटैक्स क्यों? अगर कोई क्रिएटर मुझ पर अटैक करता है, कहता है कि मैं स्कैम कर रहा हूं, तो मेरा पहला रिस्पॉन्स उसे लॉजिकली तोड़ने का होगा, ना कि उस पर पर्सनल अटैक करने का। क्योंकि जब भी लोग पर्सनल अटैक पर उतर आते हैं तो समझ जाता है कि उसके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, सामने वाला सही बोल रहा है, इसीलिए ये बंदा ऑफेंड हो रहा है। इसी इंटरव्यू में विवेक जी कहते हैं कि 1 या 2,000 लोगों को मिस सेलिंग हुई है। ऑफ कोर्स 2 लाख कैंडिडेट्स में से 1 या 2,000 लोगों को मिस सेलिंग होना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये हुआ है उनके लिए तो ये पूरी दुनिया है, उनके लिए तो उनके साथ जो हुआ है वो गलत है। तो पहला स्टेप इसे एड्रेस करना ही होना चाहिए, सिर्फ प्राइवेटली नहीं, पब्लिकली भी। इस बात को एडमिट करना कि हाँ, हो सकता है कि 1,000-2,000 लोगों के साथ मिस सेलिंग हुई हो, ये पहली स्टेप क्यों नहीं थी? अगर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व ही करना है तो ऐसे कर सकते थे। अभी उन्होंने एक ईमेल आईडी दिया है जहां पर लोग अपने डिटेल्स भेज सकते हैं, और अगर उनको रिफंड चाहिए तो फिर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यही पहले भी हो सकता था। विवेक जी मानते हैं कि उन्हें मई महीने से पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, तो तभी ये एक्शन क्यों नहीं ली गई? संदीप सर के वीडियो का वेट क्यों किया गया? क्यों संदीप सर के वीडियो के बाद ही इस IBC मॉडल को बंद करने की पब्लिक अनाउंसमेंट हुई? अपेरेंटली ये मॉडल जून में ही बंद हो गया था। तो क्या ये सारे जो IBCs हैं, जो ये मॉडल में इन्वॉल्व हैं, वो जून से दिसंबर तक बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे? क्या उन्होंने आप पर ये प्रेशर नहीं डाला कि कोई नया बिजनेस मॉडल लाए? क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी इनकम बंद है क्योंकि हम और अफिलिएट्स को नहीं ला सकते? इंटरव्यू में विवेक जी कहते हैं कि वो कोई नया प्रोग्राम बनाएंगे, तो शुभ काम में देरी कैसे? क्यों संदीप सर के वीडियो की वेट हो रही थी? उनका पहला रिस्पॉन्स एक पर्सनल अटैक था। उन्होंने कहा कि संदीप सर की बिजनेस मास्टरी सीरीज अच्छी नहीं चल रही थी, इसीलिए उन्होंने ये जुमला किया, ये स्कैम लाया। तो ये सारा चक्कर व्यूज के लिए हो रहा है। इस पॉइंट का कोई लॉजिक ही नहीं बनता।
संदीप सर कोई भी चीज व्यूज के लिए क्यों करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो कोई इंसेंटिव है ही नहीं। उनका मेन बिजनेस जो है इमेजेस बाजार जो है वो एक स्टॉक फोटोज और वीडियोस की वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि आप अगर संदीप सर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये इमेजेस लीजिए। अगर आप संदीप सर के असली सपोर्टर हैं तो 20,000 रुपए की फोटो खरीद लीजिए। मतलब क्या है? मतलब उनका YouTube चैनल और उनका बिजनेस कंप्लीटली अलग है, उनमें कोई लिंक नहीं। क्योंकि ये इतना बड़ा वीडियो इतने बड़े यूट्यूबर के बारे में बनाना जिसका एटलीस्ट 500 करोड़ का बिजनेस है, काफी बड़ी रिस्क है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इतनी बड़ी रिस्क संदीप सर ने क्यों ली? शायद उनको लगा होगा कि जो हो रहा है उसमें कुछ गलत है और इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। मुझे तो लॉजिक बस इतना ही लगता है। क्या मेरे सवाल सही हैं? मुझे कमेंट्स में बताइए। और आखिर में अगर हम ऐसे ही कैजुअली बात कर ही रहे हैं तो 2 एक्स्ट्रा सवाल है। पहला सवाल है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया से। ये जो सारी मिस सेलिंग हो रही है, जो गलत एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, ये कंप्लीटली पब्लिक डोमेन में ओपन में है, जिनको करोड़ों व्यूज हर दिन आ रहे हैं। क्यों उस पर कोई एक्शन नहीं ली जा रही? सेम सवाल यूट्यूब के लिए भी है। क्या ये सब यूट्यूब पे चलता है? क्या कुछ भी दावे करके सेमिनार्स में बुलाना और फिर वहां पर जाकर लोगों को फंसाना, अलेजेडली फंसाना, YouTube के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स में आता है? ये सवाल पूछना इंपॉर्टेंट है क्योंकि टारगेट जो है वो विवेक बिंद्रा सर एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस के नाम पर सेल्स सिखाते हैं। और आखिरी सवाल ऑडियंस के लिए है, ऑडियंस के ग्रीड के लिए है। लोग क्यों फंसते हैं? लोग बेवकूफ नहीं होते, लोग बस ग्रीडी होते हैं। लोग देखते हैं अरे इसने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, ये तो मेरे साथ था, ये इतना आगे चला गया तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूं। सच कहूं तो लोग इनोसेंट नहीं होते। ज्यादातर लोगों को एंटर करते ही पता चल चुका होता है कि व्हाट आर वी एंटरिंग इनटू। दे जस्ट फील कि उनका इससे फायदा होगा एंड दैट्स व्हाई दे गो ओवर देयर। लोग बेवकूफ या नादान नहीं होते। लोग एक मेंटालिटी से घुसते हैं, लोग एक एक्सपेक्टेशन से घुसते हैं और उन एक्सपेक्टेशंस पर जैसे वो कंपनी खरी नहीं उतरती वैसे ही वो खुद भी खरे नहीं उतरते एंड दैट्स व्हाई दे आर एंग्री। हो सकता है कि इसके बाद विवेक बिंद्रा सर वीडियोस बनाना बंद कर दे, उनका सारा बिजनेस वो बंद कर दे और कुछ नया स्टार्ट करें। लेकिन ये जो मैल प्रैक्टिसेस हैं वो मैल प्रैक्टिसेस इससे बंद नहीं होंगी जब तक लोग इन मैल प्रैक्टिसेस का पार्ट बनना बंद नहीं करेंगे तब तक। द पॉइंट इज सिंपल, कोर्सेस बेचना गलत नहीं है, लेकिन लोगों को गलत सपने दिखाना गलत है। किसी भी बिजनेस को दावा वही करना चाहिए जो वो डिलीवर कर पाए। बड़े बड़े दावे एडवर्टाइजिंग में किए ही जाते हैं। शैम्पू लगाने से बाल घने नहीं होते, सिर्फ बाल क्लीन होते हैं। लेकिन कोई भी शैम्पू इतनी सिंपल ऐड करेगा तो क्या आप उसे खरीदेंगे? इस पूरे इंडस्ट्री में बदलाव लाने की जरूरत है, सही सवाल पूछने की जरूरत है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सवाल लॉजिकल लगे तो इन्हें संदीप सर तक और विवेक सर तक भी पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि सवाल पूछना गलत नहीं है। भारत का संविधान मुझे सवाल पूछने की अनुमति देता है। इसमें ना ही कुछ इलीगल है ना ही कोई डेफेमेटरी। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।